फ्रेंड्स, जब आप इस वीडियो के लेक्चर में आगे जाओगे, जब आपको फोटोसिंथेसिस वाला लेक्चर आएगा, वहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी है ये 6CO2 6H2 ये मिलके बनाते हैं C6H12O6 ग्लूकोज और 6O2 प्लस 6H2O। वहाँ पे हमने ये 6 गलत लिख दिया है। यहाँ पे जब इसको इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 6 की जगह 12 आएगा, तो आप वहाँ पे राइट कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। ये हमारे YouTube चैनल अब पढ़ाई पे लाइफ प्रोसेस का सेकंड लेक्चर है। उम्मीद है आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा, और नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर हमने इस लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड सारे बेसिक्स क्लियर किए थे। उसमें हमने सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन की बात की थी, फिर उसके एग्जाम्पल्स की बात की थी। उसके बाद में हमने बात की थी कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या होती है, लाइव लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर अंतर क्या होता है। इसके बाद में हम बात पहले जो लाइफ प्रोसेस की जो 4 चीजें थी, कौन कौन सी थी, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पहली थी न्यूट्रिशन, दूसरी थी रेस्पिरेशन, तीसरी थी सर्कुलेशन और चौथी थी एक्सक्रीशन। उसमें जो पहली थी न्यूट्रिशन, आज हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन मतलब पोषण। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, मतलब परिभाषा की। न्यूट्रिशन की परिभाषा होती है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी बाय टेकिंग फूड बाय लिविंग। मींस सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रहा है? भोजन ग्रहण कर रहा है, और उससे क्या प्राप्त कर रहा है? एनर्जी। किसके लिए? किसके लिए? जो हम काम करते हैं, जैसे कि आप चल रहे हो, बैठे हो, यहाँ तक कि अगर आप सो रहे हो ना, उसमें भी एनर्जी की जरूरत होती है। इन सब चीजों के लिए हम क्या लेते हैं? फूड लेते हैं। किसके? पोषण के लिए। पोषण में से क्या प्राप्त होती है? एनर्जी। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है? न्यूट्रिशन मेनली 2 प्रकार का होता है। पहला ऑटोट्रोफिक, दूसरा हेटरोट्रोफिक। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। इसका मीनिंग क्या है कि बहुजीव ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हो। ऑटो मतलब सेल्फ या स्वयं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हो, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर। इसका एग्जांपल होता है प्लांट्स। इसके बाद में दूसरा हमारे पास आता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात हम इसके बाद में इस डेफिनेशन के बाद में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात फिर से करेंगे। पहले हम हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। हेटेरो मतलब डिफरेंट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। इन देयर न्यूट्रिशन डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। किसके लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है? फूड, फॉर फूड। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। मतलब उनको सर्वाइव करने के लिए जो फूड की आवश्यकता है, वो किससे प्राप्त करते हैं? वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वो दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? हमारे पास ऑप्शन ही 2 हैं, एक है हेटरोट्रोफिक, एक है ऑटोट्रोफिक। तो हेटरोट्रोफिक की तो बात कर रहे हैं, तो वो दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? वो होगा ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल्स हैं ह्यूमन और एनिमल्स। अब बात कर लेते हैं, ये जो हेटरोट्रोफिक होते हैं, ये ऑटोट्रोफ के ऊपर या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया डायरेक्ट तो सबको समझ में आ जाता है कि भैया हेटरोट्रोफ ने किससे लिया? ऑटोट्रोफ से पोषण लिया। जैसे कि ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन पेड़ पौधे के उनके प्रोडक्ट्स या पेड़ पौधों को खा के अपना पोषण लेते हैं। पर इनडायरेक्ट का मतलब नहीं समझ में आ रहा कि सर इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? तो इनडायरेक्ट का मतलब है कि ये हेटरोट्रोफ ऐसे जीव को खाएं जो किस पे डिपेंडेंट हो? ऑटोट्रोफ पे। जैसे में ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन कार्निवोरस होता है, मतलब सर्वाहारी। मतलब ये वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी। मतलब ये प्लांट्स है जो ऑटोट्रोफ्स है, उनको डायरेक्ट भी खाता है और इनडायरेक्टली भी। जैसे ये कोई प्लांट है, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो ये दोनों ऑर्गेनिज्म प्लांट को खाता है। एक ह्यूमन भी है, वो भी क्या है कि इस प्लांट के प्रोडक्ट्स पे या इस प्लांट पे डिपेंडेंट है। पर ह्यूमन क्या है कि इस एनिमल को भी खा लेता है। अगर ह्यूमन किसको खा रहा है? जब ये इस प्लांट से पोषण ले रहा है, इससे न्यूट्रिशन ले रहा है, तो ये कौन सा पोषण हुआ? ये होता है डायरेक्ट न्यूट्रिशन। पर यदि यही एनिमल, यही ह्यूमन
अगर इस एनिमल को खाता है तो क्या होगा, इनडायरेक्ट। कैसे? क्योंकि इस एनिमल ने अपना पोषण किससे लिया था, इसी प्लांट से लिया था। तो इनडायरेक्टली हम जो हैं, जो हेटरोट्रोफ है, वो किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर, मतलब ऑटोट्रोफ के ऊपर। इसीलिए मैंने बोला था कि जो हेटरोट्रोफ होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रोफ्स पे। अब हम ये बात कर लेते हैं, हेटरोट्रोफ की बात हम बाद में करेंगे पूरी। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, या वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, उनमें हम भोजन कैसे बनाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन organism convert सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि बताओ, जैसे CO2 और H2O कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसमें चेंज करता है, ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज किसमें आता है, न्यूट्रिएंट की कौन सी, न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, प्रोटीन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सभी किसमें आते हैं, न्यूट्रिएंट में। तो न्यूट्रिएंट का जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज उसकी फैमिली में आता है, मतलब ये ग्लूकोज जो होता है ये एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अब हम इसी डेफिनेशन को, ये डेफिनेशन समझ में आई, इस डेफिनेशन को फिर से लिखते हैं और फिर से इसको समझाते हैं कि कैसे ये बनती है। ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहा है, ये कैसे बना, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये बनने के लिए सिंपल क्या थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल CO2 प्लस H2O किसे, C6H12O6 ये बन रहा था, और जो बनेंगे वो भी बनाएंगे। जब सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है, तब ये तो है नहीं डायरेक्ट बन जाएगा, इसमें किसी की प्रेजेंस भी होनी चाहिए। तो किसकी उपस्थिति में बनते हैं, तो जो डेफिनेशन थी उसके आगे था इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, क्योंकि लाइट जो होती है वो एनर्जी देती है और क्लोरोफिल जो होता है वो उस लाइट को लेने का काम करता है। मतलब जो सोलर या लाइट एनर्जी है उसको प्लांट में कोई ऐसा सिस्टम तो होगा ना जो उस लाइट को लेके इस रिएक्शन को करवाए, वो काम किसका होता है, वो काम होता है क्लोरोफिल का। तो हम बता देते हैं किसकी प्रेजेंस में है, क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में। तो हम इस रिएक्शन के दौरान क्या क्या हो रहा है ये समझा देते हैं आपको। तो क्या है कि ये मानो कि ये सन है, इससे पहले हम आपको दूसरी बात बताते हैं कि कैसे, जैसे कि आप जिससे आप अच्छे से समझ सको। आपने सोलर पैनल देखा होगा कि सूर्य से हम जो ऊर्जा लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करके उसको लाइटें, बल्ब्स इनको जलाने में काम लेते हैं। तो वो क्या होता है, ये सोलर पैनल के अंदर सबसे पहले क्या होती है, सोलर प्लेट होती है। ये किससे जुड़ी होती है, इन्वर्टर या बैटरी से। तो हम बात कर लेते हैं कि सूर्य से जो ऊर्जा आई, जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है उसको ये जो सोलर प्लेट है ये क्या करती है, सोलर प्लेट सोलर एनर्जी को लेती है, सोलर एनर्जी या इसे क्या बोलते हैं, लाइट एनर्जी बोल लो, दोनों एक ही बात है। इनको लेके किसमें चेंज करती है, ये जो सोलर प्लेट है ये किसमें चेंज करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब ये क्या कर रही है, इस एनर्जी को दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रही है। यही काम किसका होता है, यही काम किसका होता है, क्लोरोफिल का होता है। कैसे, क्लोरोफिल क्या करता है कि जो लाइट एनर्जी जो सन से, ये सूरज है, इससे जो लाइट आएगी उसको क्लोरोफिल लेगा। और यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें बिजली तो जलानी नहीं है। हमें क्या करना है, एक केमिकल को दूसरे केमिकल में बदलना है। तो इसके ये क्लोरोफिल क्या करेगा, इसको क्लोरोफिल इस सोलर एनर्जी को किस में चेंज करेगा, केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी जो हमारे पास जो केमिकल एनर्जी बनी, ये केमिकल एनर्जी क्या करेगी,
जो वाटर मॉलिक्यूल है, CO2 हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, वाटर हम जड़ में डालते हैं, रूट सिस्टम से होते हुए कहाँ पे आती है, जहां पर इसका फोटोसिंथेसिस हो रहा है या प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। इसके बारे में बताएंगे कैसे आ रहा है। पर अभी बात जहां पे H2 आया, इस H2 मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने का काम करती है, मतलब तोड़ने का काम करती है। किसके अंदर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बने, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस CO2 मॉलिक्यूल का रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन करके किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का। इस दौरान H2 के स्प्लिटिंग के दौरान जो ऑक्सीजन निकली, ये ऑक्सीजन कहां चली जाती है? एनवायरनमेंट में चली जाती है, और यही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के काम आती है। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है वो अपने श्वसन में, अपने रेस्पिरेशन में एक ही गैस यूज करता है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज होता है। कभी आप ये सोच लो कि प्लांट CO2 से बना रहे हैं, वो ग्लूकोज बनवा रहा है CO2 से। कभी भी प्लांट्स अपने रेस्पिरेशन में CO2 का यूज नहीं करते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर प्लांट्स भी O2 का यूज करते हैं। तो इस तरह और क्या निकली? O2। अब इसको जब बैलेंस करेंगे तो 6CO2 6H2O बनेंगे हमारे पास 6O2 और 6H2O। जब इसको बैलेंस करेंगे तो ये इक्वेशन बन के आएगी। अब ये बात कर लेते हैं, ये कौन सी प्रोसेस थी? ये पूरी प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, ये प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस। अब इसके अंदर 3 इवेंट्स हुए मेनली। अब मैंने बता दिए तीनों इवेंट्स, पर फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। पहला इवेंट क्या हुआ? पहला इवेंट इसमें हुआ कि सोलर ऊर्जा या जो लाइट एनर्जी है उसको क्लोरोफिल ने लिया और उसे किस में चेंज किया? केमिकल एनर्जी में। मतलब पहला इवेंट है क्लोरोफिल के द्वारा सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी को लेना, ग्रहण करना। उसके बाद में दूसरा इवेंट क्या हुआ? उस सोलर लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना? केमिकल एनर्जी में। मतलब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी किसमें यूज हुई थी? H2 के स्प्लिटिंग में। मतलब एंड देन स्प्लिटिंग ऑफ H2, मतलब H2 को टूटना। और तीसरा हमारे पास क्या है? CO2 से ग्लूकोज बनना, मतलब C6H बार और बनना, मतलब CO2 का रिडक्शन होना। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल CO2 से जाके जुड़ रहे हैं, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? पिछले लेक्चर में बताया था, फिर बताया था। अगर किसी भी मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन। या ऑक्सीजन हटता है तो उसे भी क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ये किसकी कंडीशन होती है? रिडक्शन की। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा, इसलिए क्या है? रिडक्शन। पर अब खूब के मन में ऐसे आ रहा होगा बहुत स्टूडेंट के, सर ऑक्सीजन भी तो जुड़ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो गए, तो सर ये ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ? देखो यहाँ पे कार्बन के कितने मॉलिक्यूल थे? 1, और ऑक्सीजन 2। पर यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं? 6, ऑक्सीजन कितने हैं? 6। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1:2। और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1:1। तो ऑक्सीजन बढ़ी नहीं है, हम कार्बन के रेस्पेक्ट में देखेंगे ना। पर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन नहीं था पर यहाँ हाइड्रोजन आया, तो हाइड्रोजन को जोड़ना क्या होता है? रिडक्शन। मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान क्या हो रहा है? CO2 का रिडक्शन हो रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इतना तो समझ में आ गया कि कैसे ग्लूकोज बन रही है, ग्लूकोज बना रही है हमने, पर आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या हम हमेशा ग्लूकोज बनाएंगे? मतलब ऐसा है कि मान लो कि रात को तो एनर्जी होती नहीं है, फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट जरूरी है, तो रात के टाइम पे तो लाइट होगी नहीं, तो क्या उस टाइम ग्लूकोज बनेगा? नहीं। उसके लिए प्लांट ने क्या किया कि अपने इस ग्लूकोज को वो एक दूसरे प्रोडक्ट में चेंज करती है। इस ग्लूकोज को वो चेंज करती है स्टार्च के अंदर, इस ग्लूकोज को बदलती है स्टार्च में, और स्टार्च के फॉर्म के अंदर अपने शरीर में स्टोर कर लेती है। स्टार्च को क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। फिर जब विपरीत परिस्थिति आती है, जब प्लांट के पास ग्लूकोज नहीं होती है, तो वो क्या करती है? जो स्टोर की हुई स्टार्च है उसे वापस कन्वर्ट करती है किसमें? ग्लूकोज के अंदर। और इसको किसमें यूज करती है? एनर्जी प्राप्त करने के लिए। इससे एनर्जी कैसे मिलती है ये भी हम बात करेंगे अभी। ये हो गया। अब आपके आगे मन में आ रहा होगा कि सर ये सब चीजें हो कहाँ रही हैं प्लांट के अंदर? प्लांट के कौन सा पार्ट है जो ये सब चीजें कर रही है? तो प्लांट के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है। प्लांट के सभी ग्रीन पार्ट के अंदर जहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है,
वहां पे ये सारे काम होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्लांट में, बता देते हैं आपको कि कहाँ पे ये काम हो रहा है। हम आपको प्लांट में बता देते हैं कि ये सब चीजें कहाँ पे हो रही हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट बना लेते हैं। ये कोई प्लांट था भैया, इस प्लांट के अंदर ये काम हो रहा होगा। इस प्लांट का कोई भी हरा भाग, हरा प्लांट के अंदर मैक्सिमम क्या होते हैं, लीव्स होती हैं। तो लीव्स वैसे जरूरी नहीं है, लीव्स स्टेम्स के अंदर भी हो सकता है। तो हमने एक लीव उठा ली, ये लीव यहाँ पे ये बना ली लीव। मान लो ये कोई लीफ है ऐसी, तुम ये एक लीफ है। इस लीफ के अंदर क्या होता है, ये मिड लीफ होती है, मध्य सिरा। अब ये बता देते हैं क्या है कि प्लांट के अंदर आप पानी कहाँ डालते हो, प्लांट के अंदर आप सोइल के अंदर डालते हो, जमीन के अंदर पानी डालते हो। यहाँ पे H2 है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस किस की चीज जरूरत है, CO2 की और H2 की। चलो CO2 तो एनवायरनमेंट से मिल जाएगी इसको, मान लिया CO2 तो मिल गई, पर H2 तो आपने सोइल में डाली है, प्लांट के ऊपर थोड़ी डालते हो, वो भी तो यहाँ से यहाँ जाएगी। और हमने कल आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो हमारी लाइफ प्रोसेस की तीसरी प्रक्रिया है, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन। तो ये H2 यहाँ से कहाँ जाता है, जहां पे इसकी जरूरत है, मतलब यहाँ पे। वो किसके द्वारा जाएगा, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ये किसका पार्ट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्कुलर सिस्टम का। ये भी हम जब ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर आएगा, जो लेक्चर आएगा उसके अंदर बताएंगे, वेस्कुलर बंडल के द्वारा। अब यहाँ तक तो पहुंच गया, ये लिव के पार्ट तक पहुंच गया। मान लो ये स्टेम था, ये इससे लिव थी, अब ये इससे लिव लगी हुई थी। अब ये क्या हुआ कि यहाँ तक तो जाइलम एंड फ्लोएम पहुंचा दिया। अब यहाँ से आगे किससे जाएगा, यहाँ से आगे जाएगा ये मिडरिप के द्वारा। किसके द्वारा, मिडरिप के द्वारा। मिडरिप को क्या बोलते हैं, मध्य सिरा। अब इसमें मध्य सिरा में आ गया, ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से भैया यहाँ पर भी चाहिए हमें, तो यहाँ पे किसके द्वारा जाएगा, इसके लिए कुछ वेन्स होती हैं। क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। और ये जो बचा हुआ पार्ट हो गया, इसे क्या बोलते हैं, लेविना पार्ट बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये तो बताया, पर अभी हमारे जो काम की बात थी वो तो आई नहीं कि कौन सा पार्ट, इसका कौन सा पार्ट जहां पे हो रहा है। क्योंकि हमने अभी ना क्लोरोप्लास्ट की बात की थी, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है, कौन सा काम कहाँ हो रहा है, तो बात ही नहीं की। तो इसके लिए हमें इसके अंदर भी जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस लीव का क्रॉस सेक्शन काट लेते हैं। ये एक लीव थी, इसका हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये वाला पार्ट। जब ये वाले पार्ट की बात करते हैं, अब हम इस लीव की क्रॉस सेक्शन काटने के बाद में हम क्रॉस सेक्शन पार्ट की बात करते हैं। तो जब लीफ का क्रॉस सेक्शन काटा तो सबसे पहले क्या होगी, ऊपर वाली लेयर, ये ऊपर वाली लेयर, ये क्या होती है, क्या बोलते हैं इसे, क्यूटिकल। ये क्यूटिकल कैसी होती है, वैक्सी होती है। अब आप बोलोगे सर वैक्सी क्यों होती है, सिंपल क्यूटिकल भी तो हो सकती थी। वैक्सी इसलिए होती है क्योंकि लीफ ये सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट के टच में होती है। तो अगर यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वैक्स नहीं होगा, तो जैसे वो वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वो जो बाहर से ऊर्जा आ रही है, सोलर एनर्जी है, या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पहले के चैप्टर में पढ़ा होगा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वो वहां से चली जाएगी। तो वाटर बचेगा नहीं फिर लिप्स के पास, क्योंकि लिप्स कितनी पतली होती है आपको पता है। तो वहां से वाटर चला जाएगा तो हम फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए क्या हुआ कि नेचर ने वैक्सी क्यूटिकल दे दी। वैक्सी क्यूटिकल की वजह से वाटर का वेपराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, पर बहुत कम होता है। उसके बाद में कौन सी लेयर आएगी, ये आएगी। अब इसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। अब हम एपिडर्मिस मतलब सबसे बाहर का जो हिस्सा है। अब लिव है, लिव्स ऐसी होती हैं, तो इसके अंदर बाहर ये भी है, ये ऊपर वाली क्यूटिकल लेयर छोड़ दो, उसके बाद ये दूसरी भी है। और नीचे से देखें, अगर इसी लिव को नीचे से देखें तो ये भी तो बाहर है। तो इसके लिए क्या है कि इसको क्या बोल देते हैं, ये ऊपर की तरफ है, हम ऊपर से काट रहे हैं तो ऊपर की तरफ है, तो इसे क्या बोलेंगे, अपर एपिडर्मिस। और जब इसके नीचे जाएंगे तो ये कौन सी हो गई, लोअर एपिडर्मिस होगी। इसके बाद में कुछ प्लांट सेल्स और होती हैं इसके अंदर, ये प्लांट सेल्स हैं। इन प्लांट सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इन प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, हरित लवक। ये क्या होता है, ये सेल का एक अंग होता है, मतलब
सेल ऑर्गेनल होता है, प्लांट सेल ऑर्गेनल होता है, जिसके अंदर हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। अब वो क्लोरोफिल पिगमेंट का क्या काम होता है हमने पहले बता दिया। क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट एनर्जी को लेता है और उसे किस में चेंज करता है, लाइट एनर्जी को किस में चेंज करता है बताओ, याद है? नहीं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है ये हमने आपको बता दिया। इसके अलावा देखो प्लांट है, प्लांट कितना बड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो नेचर ने क्या कि प्लांट को कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं दिया, क्योंकि रेस्पिरेटरी से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी 5 इंच 6 इंच सही होगी, पर प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वहां पे कोई एक स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था। इसलिए प्लांट के अंदर, हर लीव्स के अंदर कुछ एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। वो एयर स्पेसेस किसके लिए आवश्यक होती हैं, गैस एक्सचेंज, जो गैस होती हैं गैस एक्सचेंज के लिए। क्या गैस एक्सचेंज के लिए क्या होते हैं, एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, वायु कोशिकाएं एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। इनसे क्या होता है, गैसों का मतलब गैसों का CO2 जाएगी, O2 आएगी, जो भी गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो किसके द्वारा होता है, एयर स्पेस के द्वारा होता है। और अब एयर स्पेस के द्वारा गैस एक्सचेंज हो रहा है, तो अब आप ऐसे मन में आ सकता है कि फिर तो सारे दिन एयर का एक्सचेंज होगा। नहीं, इसके लिए क्या होती हैं, कुछ गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड का क्या काम होता है आपको पता ही होगा। गार्ड का काम होता है क्या, किसी चीज को आ रही है उसको चेक करना, जा रही है उसको चेक करना। तो इसके लिए क्या होगा, ये होती हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल का काम समझ में आ गया। अब हम इसके बाद में हम क्या बात करते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो CO2 आ रही है, तो CO2 क्या हमेशा आती रहती है, मतलब प्लांट के अंदर आती रहती है, या कभी कभी आती है, या किस टाइम पे आती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होते हैं कि इन्हीं की जो प्लांट सेल्स होती हैं, वो प्लांट सेल्स, कुछ प्लांट सेल्स मॉडिफाइड हो जाती हैं, और मॉडिफाइड होकर किसका निर्माण करती है, स्टोमेटा सेल्स का निर्माण करती है। ये स्टोमेटा सेल्स क्या करती हैं, जो CO2 आ रही है, जो गैसेज एक्सचेंज हो रहा है, उस CO2 को रेगुलेट कर रही है। मतलब हमें जब CO2 चाहिए तब वो गार्ड सेल ओपन हो जाती है, और जब प्लांट को CO2 नहीं चाहिए तब वो गार्ड सेल क्लोज हो जाती है। तो हम अभी इस टॉपिक में बात कर लेते हैं, गार्ड सेल्स की बात कर लेते हैं, सॉरी गार्ड सेल नहीं, स्टोमेटा सेल की बात कर लेते हैं। हम अब बात कर लेते हैं स्टोमेटा सेल की। तो हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्टोमेटा सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। फंक्शन तो समझ में आ गया होगा। इसका फंक्शन होता है CO2 को लाना है या नहीं लाना, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो CO2 चाहिएगी, तो ये ओपन हो जाते हैं, CO2 आ जाती है। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो ये क्लोज हो जाते हैं, और क्या करते हैं, CO2 अंदर नहीं आ पाती है। इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ कि एक जो खुला हुआ स्टोमेटा, मतलब ओपन स्टोमेटा की स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये होती है ओपन की स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये कुछ शाही कोशिकाएं होती हैं, ये स्टोमेटा सेल, ये कुछ शाही कोशिकाएं होंगी। इसे क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर। क्या होता है, स्टोमेटल पोर। ये हुए, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर भी क्या होंगे, अपने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसको ओपन और क्लोज करने के लिए भी क्या होते हैं, यहाँ पे कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं। ये जो स्टोमेटा की सेल है, इसके अंदर क्या होता है कि एक है अंदर वाली सेल, मतलब इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी थिक होती है। नेचर ने इसी हिसाब से बनाया है कि जैसे इनको ओपन करना हो ये ओपन है। ये क्या होती है, थोड़ी थिक होती है, और जो बाहर की लेयर होती है वो थिन होती है। ये तो क्या था कि ओपन स्टोमेटा था। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे ये ओपन होंगे, कैसे क्लोज होंगे। हम एक क्लोज की बना लेते हैं। ये कोई क्लोज स्टोमेटा है, ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा। इसके अंदर भी वही है, ये सारी कोशिकाएं, जो चीजें हमने उसके अंदर बताई हैं वही सब चीजें इसके अंदर होंगी। इसके भी जो इनर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन क्या होगी, थिक होगी, मतलब मोटी होगी। जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, थिन होगी। इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे।
तो अब हम बात कर लेते हैं कैसे। मान लो कि सबसे पहले ये क्लोज था, पहले क्लोज था तो अब क्या है कि हमें दिन हो गया, लाइट आ गई और हमें क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें CO2 चाहिए, CO2 जाना चाहिए, इसलिए हमें क्या स्टोमेटा को ओपन करने पड़ेगा। ये पहले क्लोज थी, तो इसको ओपन करने के लिए क्या है, इसके आसपास की जो सेल है, ये जो साई कोशिकाएं हैं, इन साई कोशिकाओं में जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो H2 है, वो क्या होता है, यहाँ से इन स्टोमेटल सेल के अंदर चला जाता है। जैसे ही इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, यहाँ का प्रेशर इंक्रीज होगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो देखो ये पतली मेम्ब्रेन है, ये मोटी मेम्ब्रेन है, तो इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, तो ये क्या करेंगी, प्रेशर को झेलने के लिए अपनी बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी। जब ये बाहर जाएंगी तो इनका यहाँ पे एरिया बढ़ेगा, ये एरिया बढ़ेगा तो वाटर मॉलिक्यूल इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। ये प्रेशर कम होते ही क्या होगा, ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो इधर आएगी, इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, ये सेम इधर होगा, इधर वाली चली जाएगी, ये ओपन हो गया। और इसका उल्टा भी होता है कि जैसे ही शाम होगी, जब हम लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा देरी हो गई, हम बात कर रहे थे इसमें कि कैसे स्टोमेटा क्लोज होते हैं, कैसे ओपन होते हैं, उसकी बात कर रहे थे। हमने इनको ओपन होना बता दिया था। क्लोज होना क्या होगा कि जैसे ही रात शाम होगी, शाम होने पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि लाइट नहीं है हमारे पास। तो लाइट नहीं होगी तो क्या होता है, इसका जो वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे आया था, वो वाटर मॉलिक्यूल वापस सबस्ट्रेटरी सेल या साई कोशिकाओं में चला जाता है। साई कोशिका में जाएगा तो यहाँ पे वाटर का प्रेशर कम हो जाएगा, वाटर प्रेशर कम होगा तो ये सेल अंदर की तरफ आएंगे। जैसे ही ये अंदर आएंगी, ये जो बाहरी मेम्ब्रेन है वो यहाँ, जब ये यहाँ आ जाएंगी तो ये कहाँ आएंगी, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, अंदर की तरफ हो गई और वो स्टोमेटा क्लोज हो गए। अब क्या इस दौरान, इस प्रक्रिया में क्या है, वाटर का लॉस हो रहा है, तो स्टोमेटा CO2 के एक्सचेंज के लिए आवश्यक है। इसके लिए मतलब CO2 के आने और जाने को रेगुलेट करने के साथ साथ वो वाटर के लॉस के लिए भी उत्तरदायी होता है, मतलब वाटर का लॉस भी करवाता है। अब हमने सारी बात कर ली कि हमें ग्लूकोज कैसे, मतलब हमने ये बात कर ली कि एनर्जी कैसे मिलती है। एनर्जी की तो बात हमने कर ली, पर क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरी बॉडी सिस्टम के लिए क्या सिर्फ ग्लूकोज की आवश्यकता होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऊर्जा के साथ साथ हमें और चीजें भी चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होता है कि प्लांट के अंदर, जैसे कि हमें और किस के, हमें अगर प्रोटीन है, वो भी एक न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, हमें नाइट्रोजन चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि जब प्लांट जब वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, उसी टाइम पे क्या है कि प्लांट किसको एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रोजन को, मैग्नीशियम को, कैल्शियम को, सोडियम को। जब वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होता है उसी टाइम पे जो सोडियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, इन मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। ये मिनरल्स इसमें हमारे जो बॉडी बनाने के अंदर, इस प्लांट को निर्माण करने के अंदर काम आते हैं। इसमें हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन किस फॉर्म है, नाइट्रोजन जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है। कौन सी इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर, या तो नाइट्रेट के अंदर या नाइट्राइट के अंदर। और किसके लिए आवश्यक होता है नाइट्रोजन, किसके लिए होता है, एंजाइम यानी प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। और ये जो प्रोटीन है ये किसके काम आती है, ये प्रोटीन एंजाइम को बनाने में काम आती है। मतलब बिना नाइट्रोजन तो काम नहीं चल सकता, क्योंकि हर प्रोसेस के अंदर एंजाइम की जरूरत होती है, इसलिए नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन भी जरूरी है। इसके साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम और जो है ये किसके अंदर, ये जो और मिनरल्स हैं ये किसमें काम आते हैं, ये कोफैक्टर की तरह काम आते हैं। सोडियम और जो पोटेशियम होता है वो आपको किसी भी संचरण के लिए, किसी भी सिग्नल के ट्रांसमिशन में काम आते हैं। चलो, न्यूट्रिशन की बात यहाँ पूरी होती है। हमने न्यूट्रिशन की पूरी बात कर ली है, मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे अगले वाले में हम बात करेंगे, लेक्चर के अंदर ऑटोट्रोप्स की बात करेंगे। और ऑटोट्रोप्स की तो हमने बात कर ली है, इससे अगले लेक्चर में हम हेटरोट्रोप्स की बात करेंगे। और हम उसके बाद में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट तो देख लिया, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और आपके लिए खुशखबरी है कि कल तक जो अजय राज सर थे वो भी अपना पहला लेक्चर लेके आने वाले हैं, इसलिए तैयार रहना। वो अपना पहला लेक्चर फिजिक्स टॉपिक में लाइट के ऊपर देंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।